ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पुनः आपके सामने एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक वॉन थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण मॉडल है। कृषि स्थानीयकरण मॉडल वॉन थ्यूनेन द्वारा 1826 में प्रतिपादित किया गया। वॉन थ्यूनेन जर्मनी के मैक्लेनबर्ग में एक कृषि क्षेत्र था, वहां के व्यवस्थापक थे। कृषि क्षेत्र के व्यवस्थापक थे, उनको एक लंबा अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। आंकड़ों को एकत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने समीक्षा करके 1826 में कृषि भूमि उपयोग के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे वॉन थ्यूनेन का कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत या वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। यह सिद्धांत तुलनात्मक लाभ पर आधारित है। अगर इस सिद्धांत को हम संक्षेप में बताना चाहें तो वॉन थ्यूनेन इस सिद्धांत में यह बताने की कोशिश करते हैं कि बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो आर्थिक लाभ है, आर्थिक लाभ में ह्रास होता जाता है, आर्थिक लाभ घटता जाता है, फलस्वरूप भूमि उपयोग में अंतर पाया जाता है। ये मेन थीम है वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत की। अब वॉन थ्यूनेन के इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को समझ लेना आवश्यक होगा। मैंने आज इस सिद्धांत के संदर्भ में आपको एक फॉर्मूला व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। एक चित्र की फोटो भी भेजी है और एक सारणी की फोटो भी भेजी है। ये तीनों चीजें आज इस अध्ययन के लिए यहाँ पे उपयोगी सिद्ध होंगी। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि वो चित्र अवश्य अपने सामने रखें। जिस वक्त हम उन चित्रों की चर्चा करें तब अभी हम सिद्धांत की मान्यताओं को स्पष्ट करने जा रहे हैं कि वॉन थ्यूनेन ने किन किन इस सिद्धांत के लिए कौन कौन सी मान्यताएं मानी। तो वॉन थ्यूनेन अपने इस कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत में एक ऐसे एकाकी प्रदेश या एक ऐसे विलक प्रदेश की कल्पना करते हैं जिसके मध्य में एक नगर स्थित होता है, यानी कि एक प्रदेश है। प्रदेश कैसा है? विलग है, आइसोलेटेड है, एकाकी है। उसके केंद्र में एक नगर है। ये जो केंद्र का नगर है, ये केंद्रीय नगर उस विलक प्रदेश में उत्पन्न होने वाली कृषि उत्पादनों का एकमात्र बाजार केंद्र है। यानी कि उस पूरे प्रदेश में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वो इस केंद्रीय नगर में, इस केंद्रीय बाजार में आ रहा है। प्रदेश है, पूरे प्रदेश के पास भूमि है, पूरे प्रदेश में उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो आ कहां रहा है? उस बाजार केंद्र में, जो कि केंद्रीय नगर के रूप में है। इस कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में ये जो विलक प्रदेश है, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। अर्थात यह ना तो आयात करता है और ना ही निर्यात करता है। इस बात को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि एक विलक प्रदेश है, उसके केंद्र में एक नगर है,
विलक प्रदेश में जो भी कृषि का उत्पादन हो रहा है वो केंद्रीय नगर को जा रहा है मांग के अनुसार, और जितना भी उत्पादन हो रहा है उतनी खपत इसी क्षेत्र में हो जा रही है, ना तो आयात किया जा रहा है ना निर्यात किया जा रहा है। अर्थात ये अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से, आवश्यकताओं के अनुरूप आत्मनिर्भर क्षेत्र है। दूसरी मान्यता क्या मानी गई कि ये सिद्धांत लागू, इस सिद्धांत के संदर्भ में, कि ये जो विलक प्रदेश है, इस विलक प्रदेश का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे कि भूमि की बनावट, उच्चावच जलवायु, मिट्टी की उत्पादन क्षमता, ये सर्वत्र समान है और विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। तीसरी मान्यता यह मानी गई कि वस्तुओं का परिवहन व्यय दूरी तथा भार के अनुपात में बढ़ता है। अर्थात जो बाजार है या जो केंद्रीय नगर है, केंद्रीय नगर से दूरी बढ़ने पर तथा भार में वृद्धि होने पर जो परिवहन व्यय है वो भी बढ़ता जाएगा। इसकी एक अगली मान्यता है कि इस संपूर्ण विलक प्रदेश में, इस आइसोलेटेड प्रदेश में एक केंद्रीय नगर जो है, यहीं पे केवल नगरीय जनसंख्या निवास करती है। इसके अतिरिक्त चारों तरफ इसके ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। इस क्षेत्र के कृषक भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तथा नगरीय मांग के अनुसार फसलों में हेर फेर या फसल परिवर्तन करने में सक्षम एवं तत्पर हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो विलक प्रदेश है, इस विलक प्रदेश में एक केंद्रीय नगर है। जो नगरीय जनसंख्या पाई जाएगी वो केवल इस केंद्रीय नगर में पाई जाएगी। उसके चारों तरफ जो जनसंख्या पाई जा रही है वो ग्रामीण जनसंख्या है। ये जो ग्रामीण जनसंख्या है, ये ग्रामीण जनसंख्या अपनी भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है। तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने की इच्छुक ये ग्रामीण जनसंख्या नगरीय मांग, जिस चीज की नगर में मांग होगी उस मांग के अनुरूप अपनी फसलों में हेर फेर कर पाने में सक्षम भी है और तत्पर भी है। इसकी एक अगली मान्यता है कि इस संपूर्ण विलक प्रदेश में एक ही प्रकार का परिवहन है और वो है घोड़ा गाड़ी। 1826 में प्रतिपादित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इस सिद्धांत में जो संदर्भ इस्तेमाल किया गया है वो यूरोपीय देशों का किया गया है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए वॉन थ्यूनेन का जो सिद्धांत है, आप चित्र खोलिए। चित्र में देखिए कि उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर वॉन थ्यूनेन ने जो बनाई हैं, जो कृषि की पेटियां बनाई हैं वो संकेंद्रीय बनाई हैं। संकेंद्रीय पेटी, जिन एक ही केंद्र से खींचे जाने वाले पेटियां, जिनका केंद्र एक हो, संकेंद्र हो। वो केंद्र कौन सा है? वही केंद्रीय नगर या केंद्रीय बाजार। चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि वॉन थ्यूनेन की इन मान्यताओं के अनुसार बाजार क्षेत्र से चारों ओर इन संकेंद्रीय कृषि पेटियों का विकास हुआ है। इन संकेंद्रीय पेटियों का विकास किस आधार पर हुआ है? इन संकेंद्रीय पेटियों का विकास इसी आधार पर हुआ है कि जैसे जैसे दूरी में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे फसलों के उत्पादन क्षेत्र का आर्थिक लाभ घटता जा रहा है। अर्थात
नगर के करीब अधिक आर्थिक लाभ वाले कार्य किए जाएंगे और नगर से दूर कम आर्थिक लाभ वाले कार्य किए जाएंगे। इसी के आधार पर इन संकेंद्रीय कृषि पेटियों का विकास हुआ है। वॉन थ्यूनेन के अनुसार केंद्रीय नगर या बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूमि की उत्पादकता तथा शुद्ध लाभ में कमी होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग या शस्य स्वरूप में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अब देखिए, वॉन थ्यूनेन ने आप लोगों के सामने ये जो चित्र है, इसमें 6 पेटियां बनी हुई हैं। ठीक है, पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, चौथी पेटी, पांचवी पेटी, छठी पेटी। जो 6 पेटियां हैं, और सबसे पहले आपको यह बताया जा रहा है कि एक केंद्रीय नगर है। इस मॉडल को देखिए, इस मॉडल के 2 हिस्से हैं चित्र में, एक है आ और एक है बा। ए है अलग थलग राज्य यानी कि विलग राज्य, एकाकी राज्य के लिए। बी है संशोधित परिस्थितियां। अभी हम लोग संशोधित परिस्थितियों पे भी आते हैं। सबसे पहले आप अलग थलग राज्य को देख लीजिए। जो अलग थलग राज्य है, उस अलग थलग राज्य में एक केंद्रीय शहर या एक केंद्रीय नगर है। उसके बाद जो पेटियां बताई गई हैं वो 6 पेटियां बताई गई हैं। जो पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, चौथी पेटी, पांचवी पेटी, छठी पेटियों, इन 6 पेटियों को अलग अलग छायाओं से प्रदर्शित किया गया है। पहली पेटी को जिस छाया से प्रदर्शित किया गया है उसके सामने लिखा है साग सब्जी व दूध उत्पादन। अर्थात पहली पेटी केंद्रीय नगर जो काला गोला है, काले गोले के बाद में जो महीन चक बनी है वो चक दिखा रही है साग सब्जी व दूध उत्पादन को। जो तिरछी समानांतर रेखाएं हैं वो दिखा रही हैं ईंधन और इमारती लकड़ी के उत्पादन को। दूसरी पेटी, तीसरी पेटी दिखा रही है बिना परती या बिना पड़त फसल उत्पादन को, जो बड़ी चेक बनी हुई है। उसके बाद जो डॉटेड, जो ब्रेकिंग टूटी 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 डॉटेड लाइन सी बनी हुई है, वो डॉटेड लाइन दिखा रही है फसल की खेती को, परती भूमि को और चारागाह को। और उसके बाद जो डॉट हैं वो डॉट दिखा रहे हैं 3 खेतों की व्यवस्था को। और उसके बाद जिसमें कुछ नहीं भरा है वो दिखा रहे हैं पशुपालन, मवेशी फार्मिंग को। अब देखिए ऐसा क्यों। ठीक, पहले हम लोग इस की विवेचना कर लेते हैं, तत्पश्चात हम दूसरे हिस्से पे आते हैं, संशोधित परिस्थितियों में। पहली पेटी, ये जो पहली पेटी है वॉन थ्यूनेन के अनुसार ये नगर के सबसे निकट की पेटी है और इस पेटी में फल, साग सब्जी और दूध का उत्पादन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फल, साग सब्जी और दूध। ठीक है, दूध की प्रॉपर्टी अलग है, पनीर की अलग है, मक्खन की अलग है। तो यहां पे दूध का उत्पादन किया जाएगा। क्यों यहां पे ऐसा किया जाएगा? इसलिए यहां पे किया जाएगा क्योंकि इनका परिवहन अधिक दूरी तक नहीं किया जा सकता। ये शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ हैं। जितने ज्यादा दूर से आएंगे तो इनके खराब होने का जोखिम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो उत्पादन है इनका वो नगर के समीप किया जाएगा, प्रथम पेटी के अंतर्गत। अब देखिए, ये जो दूसरी पेटी है, दूसरी पेटी में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन किया जाएगा क्योंकि यूरोप के बाजार में इसकी पर्याप्त मांग है। दूसरी चीज, लकड़ी क्या होती है? भारी होती है। भारी होगी तो परिवहन लागत अधिक लगेगी, इसलिए इसका उत्पादन बाजार के निकट करना ही लाभकारी है। तो हमारी जो दूसरी पेटी है वो ईंधन की हो गई। इन पेटियों को याद कर लीजिएगा, इम्तिहान में बहुधा पूछा जाता है पहली पेटी किस चीज की, दूसरी पेटी किस चीज की, तीसरी पेटी किस चीज की। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली पेटी हो गई फल, साग सब्जी, दूध की। दूसरी पेटी ईंधन की, लकड़ी की। ईंधन की लकड़ी की क्यों? क्योंकि लकड़ी भारी होती है, परिवहन लागत अधिक लगती है। जो तीसरी पेटी है वो तीसरी पेटी हमारी
अन्न की गहन कृषि है। इसमें किसी भी भूमि को परती नहीं छोड़ा जाता, अन्न की गहन खेती की जाती है। फिर चौथी पेटी, इस चौथी पेटी में भी अन्न की खेती की जाती है, लेकिन इसमें भूमि परती छोड़ी जाती है। इस पेटी में जो कृषक होता है वो 7 वर्षीय फसल हेर फेर विधि को प्रयोग करता है। इस पेटी के 1/7 भूभाग में राई पैदा की जाएगी या राई पैदा होती है, ऐसा वॉन थ्यूनेन कहते हैं अपनी परिस्थितियों के अनुसार में। और यह भी कहते हैं कि इस 7 वर्षीय जो हेर फेर बताया गया है, पहला वर्ष राई का होगा, यानी कि एक वर्ष वो राई का उत्पादन करेगा, दूसरे वर्ष वो जौ का उत्पादन करेगा, तीसरे वर्ष जई का उत्पादन करेगा, 3 वर्ष चारागाह के लिए जमीन को छोड़ेगा और आखिरी का 1 वर्ष भूमि को परती छोड़ेगा। इसको कहा गया 7 वर्षीय फसल हेर फेर। चौथी पेटी के बाद में आती है 5वीं पेटी। चौथी पेटी में एक बात और ध्यान रखने की है, चौथी पेटी में हम पनीर और मक्खन का भी उत्पादन करते हैं। ये जो पनीर और मक्खन है, ये दूध या शाक सब्जी की तुलना में शीघ्र बिगड़ने वाला नहीं है, इसमें थोड़ी सी हमें मार्जिन मिलती है। इसलिए ये जो चौथी पेटी इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद 5वीं पेटी जिसका मैं विवरण प्रस्तुत करने जा रहा था, इस 5वीं पेटी के अंतर्गत कृषक 3 खेतों की व्यवस्था का पालन करते हैं। अर्थात इस 5वीं पेटी में 1/3 जो भूभाग होगा वो फसलों के लिए रखा जाएगा, 1/3 चारागाह के लिए रखा जाएगा और 1/3 कृषि भूमि को परती छोड़ दिया जाएगा। यहां पे त्रिक्षेत्र व्यवस्था पाई जाती है 5वीं पेटी में। 6ठी पेटी में पशुपालन किया जाता है और यहां से पशुओं से प्राप्त उत्पाद को बाजार में भेजा जाता है, जैसे कि ऊन। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से वॉन थ्यूनेन महोदय ने इन पेटियों का विवरण प्रस्तुत किया। अब ये देखिए, संशोधित परिस्थितियां हैं। संशोधित परिस्थितियों को भी देखना आवश्यक है। इन संशोधित परिस्थितियों में आप देखेंगे कि एक विलग प्रदेश कैसा है, विलग ये भी है, लेकिन एक विलग प्रदेश में मुख्य नगर के अतिरिक्त एक अन्य छोटा नगर है और एक नौगम्य नदी है। अर्थात नौगम्य नदी द्वारा परिवहन विकसित है। तो जब ऐसी दशाएं होंगी, बीच में आप देख रहे हैं नौगम्य नदी है और इस नौगम्य नदी के समानांतर आपकी कृषि पेटियां विकसित हुई हैं और जो छोटा नगर है उस छोटे नगर का के चतुर्दिक भी संकेंद्रीय वृत्त खंडों में फसलों का उत्पादन हो सकता है, ये भी मान करके वॉन थ्यूनेन चल रहे हैं। दूसरा वाला जो संशोधित परिस्थितियां हैं, यानी कि बा जहां पे लिखा हुआ है, बा के नीचे वाला आप चित्र देखिए, उसमें साफ आप देख सकते हैं कि एक लघु नगर या छोटा नगर जहां अपना व्यापार क्षेत्र है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस दूसरे मॉडल में विलग प्रदेश के अंतर्गत एक नौगम्य नदी है और एक लघु नगर, छोटा नगर है जो मुख्य नगर के अतिरिक्त है। नौगम्य नदी द्वारा परिवहन विकसित होने की दशा में जो विभिन्न फसलें हैं वो संकेंद्रीय वृत्त खंडों के रूप में ना होकर के नदी के समानांतर हैं। इसी प्रकार विलग प्रदेश में कोई अन्य अगर उपनगर या लघु नगर स्थित है तो उसके चारों तरफ भी संकेंद्रीय वृत्त खंडों में फसलों का उत्पादन होगा।
या वॉन थ्यूनेन ने संकेंद्रीय वृत्तखंडों की आलोचना से बचने के लिए यह परिवर्तन स्वयं स्वीकार किया था। अब इस चीज के बाद में आ जाइए कि ये जो कृषि भूमि उपयोग का सीमांकन है, ये वॉन थ्यूनेन ने किस तरह से किया। इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र भेजा था। उस सूत्र के अनुसार उन्होंने गणना की। वो सूत्र था कि हमें जो लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ मतलब प्रॉफिट मतलब पी, जो हमारा लाभ है वह लाभ जो हमें बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है, उस बाजार मूल्य का हमारी कुल लागत के बीच का अंतर है। कुल लागत मतलब उत्पादन लागत और परिवहन लागत, यानी कि उत्पादन लागत और परिवहन लागत के योग के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कुल लागत और बाजार मूल्य के अंतर को लाभ कहा गया, आर्थिक लाभ कहा। वॉन थ्यूनेन ने कहा कि जो हमारा आर्थिक लाभ है, अर्थात जो हमारा बाजार मूल्य है और जो हमारी लागत लग रही है, इसके बीच में जो अंतर है, उसके आधार पर ये जो कृषि भूमि है इसका सीमांकन तय होगा। अब आप लोग जो हमने तालिका दी थी उस तालिका पर आ जाइए। उस तालिका को देखिए, लकड़ी लिखा हुआ है, अन्न लिखा हुआ है, नगर से दूरी, बाजार मूल्य, उत्पादन लागत, परिवहन व्यय और लाभ, ये 5 कॉलम बने हुए हैं। आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नगर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, 0.5 इकाई बढ़ी, फिर 1 इकाई बढ़ी, फिर 1.5 इकाई बढ़ी, फिर 2 इकाई बढ़ी, 2.5 इकाई बढ़ी, 3.0 इकाई बढ़ी। एक तरफ लकड़ी है और नीचे अन्न है। तो देखिए जैसे जैसे नगर से दूरी बढ़ रही है, जो बाजार मूल्य है वह समान है, चाहे लकड़ी का हो चाहे अन्न का हो। बाजार में जो हमें मूल्य मिलेगा वो समान मिलेगा, यानी कि हमारा जो लकड़ी का बाजार मूल्य है वो 200 रुपए ही रहेगा और जो अन्न है वो अन्न का 80 रुपए ही बाजार मूल्य रहेगा। जो उत्पादन लागत है लकड़ी के लिए, वो नगर से चाहे जितनी इकाइयों की दूरी पे हम जाएं, वो उत्पादन लागत भी समान है 140। चाहे हम 0.5 पे जाएं, चाहे हम 1 पे जाएं, चाहे 1.5 पे जाएं, चाहे 2 पे जाएं, चाहे 2.5 पे जाएं, चाहे 3 पे जाएं। उसी तरीके से अन्न को देख लीजिए, चाहे हम जितना आगे बढ़ते जाएं, हमारी बाजार मूल्य और उत्पादन लागत ये दोनों चीजें समान रहती हैं। परिवर्तन किसमें आता है? परिवहन लागत या परिवहन व्यय में। जब हम नगर के समीप हैं, लकड़ी के संदर्भ में जब हम नगर से समीप हैं तो 0.5 इकाई दूरी पर हैं, तो वहां पे हमारा परिवहन व्यय 10 लग रहा है, यानी कि सबसे कम। और जब हम नगर से सबसे ज्यादा दूरी यानी कि 3 इकाई पे हैं, तो लकड़ी के लिए हमारा परिवहन व्यय 60 लग रहा है। तो जब हमारा परिवहन व्यय विभिन्न दूरियों पे भिन्न भिन्न लग रहा है, तो विभिन्न दूरियों पे प्राप्त होने वाला लाभ भी हमारा भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे कि 0.5 पे हमें लाभ प्राप्त होगा 50, 1 पर लाभ प्राप्त होगा 40, 1.5 पर प्राप्त होगा 30, 2 पे प्राप्त होगा 20, 2.5 पे प्राप्त होगा 10, 3 पे प्राप्त होगा 0। अब इस के बाद आप अन्न को देखिए। अन्न में भी यही चीज है, लेकिन अन्न में जो परिवहन व्यय है, उस परिवहन व्यय की दर लकड़ी की अपेक्षा भिन्न है। 0.5 इकाई पे अन्न में भी सबसे कम परिवहन व्यय लग रहा है 3, और 5 इकाई पे सबसे अधिक परिवहन व्यय लग रहा है 30।
अब अगर लाभ की हम तुलना करें तो देखिए 0.5 दूरी पे जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है लकड़ी का, वो 50 इकाई प्राप्त हुआ है, जबकि 3 इकाई दूरी पे हमें 0 लाभ प्राप्त हो रहा है। तो और अन्न को देखें तो 0.5 पे लाभ प्राप्त हुआ है 27, और 3 इकाई की दूरी पे लाभ प्राप्त हुआ है 12, और 5 इकाई की दूरी पे लाभ प्राप्त हुआ है 0। अब आप देखिए कि कृषक किस तरह से यह निर्धारित करता है कि हमें किस दूरी पे किस वस्तु का उत्पादन करना है, सापेक्षिक लाभ। इस बात को यहां से समझने की अब आवश्यकता है। ये तो आपने टेबल का डिस्क्रिप्शन समझा, जो टेबल कह रही थी। अभी टेबल में एक चीज छिपी हुई है, उसको समझने की आवश्यकता है। कृषक क्या है? अधिकतम लाभ चाहता है। 0.5 की दूरी पे वो निश्चित रूप से लकड़ी और अन्न दोनों चीजें हैं, तो किसका उत्पादन करेगा? 0.5 दूरी पे उसे लकड़ी में 50 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 0.5 की ही दूरी पे अन्न पे उसे 27 रुपए का फायदा हो रहा है, तो वो किस चीज का उत्पादन करेगा? जाहिर सी बात है कि लकड़ी का करेगा, क्योंकि लकड़ी में उसे लाभ अधिक प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आप 1 इकाई पे आ जाइए। 1 इकाई पे लकड़ी में लाभ कृषक को मिल रहा है 40 रुपए का, और 1 इकाई में अन्न में लाभ प्राप्त हो रहा है 24 रुपए का। तो किस चीज का उत्पादन करेगा 1 इकाई पे? यहां पे भी जाहिर सी बात है लकड़ी का करेगा, क्योंकि लकड़ी में 40 रुपए का लाभ मिल रहा है, अन्न में 24 रुपए का लाभ मिल रहा है, लकड़ी का लाभ ज्यादा है। फिर आप 1.5 इकाई पे आ जाइए। 1.5 इकाई पे लकड़ी पे प्राप्त होने वाला लाभ उसे 30 रुपए है, और 1.5 इकाई पे अन्न पे प्राप्त होने वाला उसे लाभ 12 रुपए है। तो यहां पे भी वो किस चीज का उत्पादन करेगा? लकड़ी का ही उत्पादन करेगा, क्योंकि लकड़ी का उत्पादन अधिक है। फिर 2 इकाई पे आ जाइए। 2 इकाई पर लकड़ी पे उसे लाभ प्राप्त हो रहा है 20 रुपए का, और 2 इकाई पे अन्न पे उसे लाभ प्राप्त हो रहा है 18 रुपए का। अब आप देख रहे हैं लाभ कैसे कैसे घट रहा है, लेकिन यहां पे भी लकड़ी से प्राप्त होने वाला लाभ अन्न से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक है, इसलिए कृषक लकड़ी का ही उत्पादन करेगा। अब आ जाइए 2.5 पे। 2.5 पे लकड़ी के उत्पादन करने में उसे 10 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2.5 पे अन्न का उत्पादन करने पे उसे 15 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। अब यहां बात समझने वाली है, लाभ वहां भी मिल रहा है, लाभ यहां भी मिल रहा है, लेकिन अन्न के उत्पादन में लाभ अधिक मिल रहा है, इसलिए कृषक 2.5 नगर की इकाई की दूरी पर अन्न का उत्पादन करना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि अन्न से प्राप्त होने वाला लाभ लकड़ी से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक है। इसी तरह से भूमि उपयोग का सीमांकन वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में किया गया। अब इसके बाद आ जाता है ये जो वॉन थ्यूनेन का पूरा सिद्धांत है, इस सिद्धांत की क्या आलोचनाएं हैं। देखिए वॉन थ्यूनेन के इस पूरे सिद्धांत को कल्पित मान्यताओं पर आधारित बताया गया, कि वॉन थ्यूनेन द्वारा कल्पित मान्यताएं वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती। वास्तविक जगत में हम ये नहीं देखते कि जो कृष्ण पेटियां हैं वो कृष्ण पेटियां संकेंद्रीय वृत्तखंड के रूप में हो। इसका बचाव वॉन थ्यूनेन ने दूसरी परिस्थिति अपने संशोधित परिस्थिति में रख करके किया, लेकिन यह एक तरह की आलोचना है कि जो रूप वॉन थ्यूनेन ने कृष्ण पेटियों का बताया वो वास्तविक जगत में नहीं पाया जाता। वॉन थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए एक विलक प्रदेश की कल्पना की। वर्तमान समय में विलक प्रदेश का मिलना कठिन है, इसलिए इस सिद्धांत को वास्तविकता से दूर कहा गया। कल्पित मान्यताओं वाले किसी क्षेत्र में कालानुसार कृषि उत्पादन की तकनीक, परिवहन के साधन, परिवहन व्यय की दर, बाजारों की संख्या, निवासियों की आर्थिक स्थिति, वस्तुओं की मांग, इन सब में परिवर्तन होता रहता है।
जिसके कारण भूमि उपयोग प्रतिरूप भी परिवर्तित होता रहता है। अर्थात इन परिवर्तनशील दशाओं में वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत लागू नहीं होता। वॉन थ्यूनेन की मान्यता के अनुसार जो विलक प्रदेश है, उस विलक प्रदेश में सर्वत्र धरातल, जलवायु, मिट्टी आदि में समानता पाई जाएगी, किंतु व्यवहारिक जगत में मिट्टी की उत्पादन क्षमता और धरातल के स्वरूप में यह समानता नहीं पाई जाती। एक अगली आलोचना की गई कि वास्तविक जगत में उनकी मान्यताओं वाले कृषि क्षेत्र का अभाव पाया जाता है, कि जिस तरीके से उन्होंने कृषि क्षेत्र की विशेषताएं बताई हैं, जिस तरीके की उन्होंने मान्यताओं के आधार पर सिद्धांत को खड़ा किया है, वो सिद्धांत वास्तविकताओं, वो उन सिद्धांत की मान्यताएं वास्तविकताओं से अलग हैं। लेकिन उनकी यह जो व्याख्या है, यह व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की गई है और उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की सही ढंग से व्याख्या की है, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इसीलिए जो बाद के विद्वान हुए, जैसे कि जोनासन, बेकर, इजार्ड, हूवर, लॉस, गैरिसन, इन आदि विद्वानों ने वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में आवश्यक संशोधन करके उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये जो वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत की सैद्धांतिक उपयोगिता अत्यंत ज्यादा है, यानी कि यह एक सैद्धांतिक आधार है, यह एक सैद्धांतिक अवधारणा है, जिसके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन किए हैं। लेकिन इनको अगर हम वास्तविक जगत में देखें, तो वास्तविक जगत में इस तरीके की पेटियों का विवरण नहीं मिलता, हालांकि उनका जो विवेचन है वो वैज्ञानिक है। इस तरीके से मैं वॉन थ्यूनेन के कृषि स्थानीयकरण मॉडल की विवेचना यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों को इस संबंध में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप प्रश्नोत्तर के लिए सादर आमंत्रित हैं। आशीष कुमार, अच्छा, अमन केसरी, अमृता, मंजुलता कुमारी, मीना कुमारी, अच्छा, मिथिलेश कुमार, प्रिंस कुमार, प्रियांशु कुमारी, शिवानी कुमारी। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।